आप सभी का श्याम संगीत अकादमी में स्वागत है। हाँ। आज हम जानेंगे भारतीय संगीत में गायन शैलियों का क्रमिक विकास। तो आज का जो हमारा विषय है वो काफी गहरा और बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, हम सभी के जीवन में संगीत बसा है ना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब कोई वाद्य यंत्र नहीं था तब संगीत कैसा रहा होगा? हाँ, मतलब जब हारमोनियम या तानपुरा नहीं था, कोई सजी धजी सरगम भी नहीं थी। सही कहा। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं। इन स्रोतों के आधार पर हम एक बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, एक गहन अध्ययन करेंगे। और ये सिर्फ तारीखों या राजाओं का सूखा इतिहास नहीं है, ये असल में ध्वनि के विज्ञान और कला का क्रमिक विकास है। हाँ, कि कैसे एक इंसान द्वारा निकाली गई एक अकेली ध्वनि समय के साथ ध्रुपद के राजसी दरबारों और ख्याल की आजाद उड़ानों तक पहुंची। तो अगर हम इस विकास को एकदम बुनियादी स्तर से समझे ना, तो हमें वैदिक काल और सामवेद से शुरुआत करनी होगी। इसको हम एक सीढ़ी चढ़ने के समान देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए संगीत एक अकेली ध्वनि से शुरू होकर पूरी सरगम की छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अरे, ये सीढ़ी वाली उपमा बहुत सटीक बैठती है। वैदिक काल में जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो हवा में एक आधार स्वर गूंजता था। उस प्राचीन स्वर को हुम कहा जाता था। अच्छा, ये हुम? हाँ, हुम। और ये केवल एक नाद नहीं था, बल्कि ये आज के हमारे षडज यानी जो हमारा सा है ना, उसका सबसे शुरुआती रूप था। अरे वाह! और स्रोत बताते हैं कि ये मंत्रोच्चारण कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। इसमें उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता मिलकर सांगीतिक मंत्रोच्चारण करते थे। तो एक पूरा समूह मिलकर उस ध्वनि को बनाए रखता था। लेकिन मेरी उत्सुकता इस बात में है कि एक होम से आखिर 7 स्वर कैसे बन गए? यहीं तो क्रमिक विकास का विज्ञान आता है। इसकी शुरुआत हुई आर्चिक गायन से, मतलब जहां केवल एक स्वर या एकल ध्वनि का प्रयोग हो रहा हो। बस एक अकेली ध्वनि। फिर जब लगा कि एक ध्वनि से काम नहीं चल रहा, तो वो एक कदम और आगे बढ़े, गाथिक की ओर, जहां 2 स्वरों का इस्तेमाल होने लगा। हाँ, 2 स्वरों के खिंचाव ने नई संभावनाएं पैदा की। फिर आया सामिक, जिसमें 3 स्वर शामिल हो गए। मतलब धीरे धीरे कैनवस पर नए रंग जुड़ रहे थे। एकदम सही। सामिक के बाद स्वरांतर आया, जहां 4 स्वरों का प्रयोग शुरू हुआ, और अंततः ये विकास यात्रा सप्तक तक पहुंची, जहां 7 स्वरों का पूर्ण रूप से विकास हो गया। सोचिए, एक हुम से शुरू होकर पूरा भारतीय शास्त्रीय संगीत खड़ा हो गया। बिल्कुल। सामवेद ने हमें 7 स्वर दे दिए। लेकिन यहां मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। अगर हमारे पास स्वर आ गए तो क्या कोई भी गायक इन्हें अपनी मर्जी से गा सकता था? आज के रागों के ये जटिल नियम कहां से आए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर मनमाने ढंग से गाते तो वो शोर बन जाता। राइट। इसका जवाब हमें मुनि मतंग के ग्रंथों और प्राचीन जाति गान में मिलता है। अच्छा, तो ये जाति गान क्या है? मुनि मतंग ने बताया कि श्रुति ग्रह और स्वरों के समूह को जाति कहते हैं। रामायण और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी इसका विस्तृत वर्णन है। तो ये जाति ही आज के रागों का प्राचीन स्वरूप थी। इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प उपमा है 2 विशाल पेड़ों की। हाँ, षड्जग्राम का पेड़ और मध्यम ग्राम का पेड़। ग्राम का मतलब है स्वरों की वो जड़ जहां से शाखाएं फूटती हैं। इन दोनों पेड़ों से कुल 18 जातियां निकली। जैसे षड्जग्राम के पेड़ से धैवती, नैषादी, षड्जोदिचवती, षड्जकैशिकी, षड्जमध्यमा, आर्षभी और षाड्जी निकली। नाम देखी कितने गहरे हैं। और वहीं मध्यम ग्राम से गांधारी, मध्यमा, पंचमी, आंधी और मध्यमी जैसी जातियां विकसित हुईं। और ये जातियां बहुत कठोर अनुशासन में बंधी होती थी ना? बिल्कुल। ये प्राचीन मार्ग तालों में निबद्ध होती थीं। उस समय तबला तो था नहीं। तो चंचटपुट और चाचपुट जैसे जटिल ताल होते थे। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इन जातियों के 10 लक्षण। अगर हम आज के रागों को समझें तो ये 10 लक्षण रागों का डीएनए हैं। मुझे ये डीएनए वाली बात बहुत पसंद आई। जैसे जेनेटिक कोड होता है, तो चलिए इस डीएनए को खोलकर देखते हैं। पहला हिस्सा है प्रारंभिक और मुख्य स्वर, जिसमें ग्रह और अंश आते हैं। ग्रह वो स्वर है जिससे गायन शुरू होता है, और अंश सबसे महत्वपूर्ण या वादी स्वर होता है, जैसे किसी गाने का हुक लाइन। एकदम सटीक। दूसरा हिस्सा है समाप्ति स्वर का, जिसमें न्यास और अपन्यास शामिल हैं। न्यास अंतिम स्वर है जिस पर गीत खत्म होता है, और अपन्यास किसी मध्यखंड का अंतिम स्वर। सही। तीसरा लक्षण है स्वर प्रयोग, मतलब अल्पत्व और बहुत्व।
किसी स्वर का कम प्रयोग करना या उसे लांग जाना अल्पत्व है और बार बार चमकाना बहुत्व है। हाँ, स्वरों के साथ लुकाछिपी। चौथा लक्षण है विस्तार की सीमा। इसमें तार और मंद्र आते हैं। मतलब गायक की ऊपरी सीमा जो तार सप्तक है और निचली सीमा जो मंद्र है। और पांचवा हिस्सा है जाति स्वरूप। इसमें तय होता है कि संरचना षाड्व है यानी 6 स्वर या ऑर्डव है यानी 5 स्वर। ये वाकई एक पूरा जेनेटिक कोड है। लेकिन अगर नियम इतने पत्थर की लकीर थे तो आम इंसान को तो घुटन महसूस होती होगी ना। यहीं से भारतीय संगीत में एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। इसे हम एक प्रिज्म के प्रभाव की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्रिज्म से गुजरकर कठोर सफेद रोशनी कई रंगों में बन जाती है। बिल्कुल। संगीत भी 2 धाराओं में बंट गया, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्गी संगीत, जिसे गांधर्व भी कहते थे, वो कठोर था। उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, गंधर्वों द्वारा रचित और एकदम अपरिवर्तनशील। हाँ, पर आम इंसान की भावनाओं का क्या? इसी से देशी संगीत या गान का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य लोकरंजन यानी मनोरंजन और रसाभिव्यक्ति था। ये वाग्यकारों ने रचा था, जो गीत और धुन दोनों बनाते थे। इसमें जन रुचि के अनुसार लचीलापन था। और यहीं से संरचनात्मक विभाजन भी हुआ, अनिबद्ध गान और निबद्ध गान। ये असल में संगीत के 2 पंख हैं, एक आजादी देता है और दूसरा अनुशासन। अनिबद्ध गान एक मुक्त प्रवाह है, ताल और शब्दों के बंधनों से आजाद, जैसे प्राचीन काल में रागालाप और रूपकालाप। और आधुनिक रूप में बंदिश से पहले गाया जाने वाला नोम तोम का आलाप। और निबद्ध गान एक संरचित प्रवाह है जो स्वर, ताल और पद की सीमा में बंधा है। प्राचीन काल में ये प्रबंध वस्तु और रूपक कहलाते थे। आज के ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी इसी के रूप है। निबद्ध गान की बात करें तो मध्यकालीन युग का प्रबंध गायन एक बहुत महत्वपूर्ण सेतु है। हाँ, प्राचीन नियमों और मध्यकालीन कला के बीच का पुल। इसे एक भव्य इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं। प्र यानी नियमबद्ध और बंध यानी बांधना। 7वीं-8वीं शताब्दी में मतंग मुनि के समय तक ये पूरी तरह विकसित हो गया था। और 12वीं सदी में जयदेव का गीत गोविंद अष्टपदियों के रूप में इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। भाषा संस्कृत से ब्रज और अवधि तक आ गई थी। इस प्रबंध रूपी इमारत की संरचना 4 धातुओं से बनी है। पहला है उद्ग्राह, जो गायन की नींव है। दूसरा है मिलापक, जो पुल की तरह पहले और तीसरे भाग को जोड़ता है। तीसरा है ध्रुव, जो अनिवार्य मुख्य स्तंभ है इसका, कभी लोप नहीं होता। और मजे की बात बताऊं, हमारे स्रोत दस्तावेज में चौथा हिस्सा भी वापस उद्ग्राह ही लिखा है। लगता है प्राचीन विद्वान नींव को लेकर बहुत ज्यादा ही गंभीर थे। ये काफी विनोदपूर्ण बात है। शायद शुरुआत पक्की करने पर जोर था। खैर, इमारत सजानी भी तो थी। इसके लिए 6 अंग तय किए गए। वो 6 अंग कौन से थे? पहला स्वर, सा रे ग म। दूसरा बिरुद, जो नायक की प्रशंसा या गुणसूचक नाम है। तीसरा पद यानी साहित्य। चौथा तेनक, जैसे हरिओम, जो मंगलार्थ पद हैं। पांचवा पाठ, ताल वाद्यों के बोल। और छठा ताल, जो लय का आधार था। इसी ठोस नींव पर आगे चलकर राजाओं के दरबार में एक राजसी शिखर खड़ा हुआ, जिसे हम ध्रुपद कहते हैं। ध्रुव यानी स्थिर और पद यानी काव्य। ये बहुत ही गंभीर और दमदार गायकी है। इसमें वीर, रौद्र और भक्ति रस की प्रधानता होती है। राजा मानसिंह तोमर ने इसे बहुत संरक्षण दिया। इसमें पखावज की भारी संगत होती है और चौताल या सूलताल का प्रयोग होता है। और शुरुआत में नोमतोम का लंबा आलाप होता है। ध्रुपद की 4 प्रमुख वाणियां भी तो हैं। हाँ, पहली है गोबरहार वाणी, जो तानसेन से जुड़ी है, एकदम शुद्ध और सुरीली। दूसरी है डागुर वाणी, जो ब्रजचंद से जुड़ी है। इसमें शब्दों की प्रधानता है। तीसरी है सम्मोहन सिंह की खंडार वाणी, जो बहुत तेज है और गमक प्रधान है। और चौथी नौहार वाणी श्रीचंद की है, जिसमें छलांगदार स्वर प्रयोग होते हैं। लेकिन राज दरबारों में हमेशा गंभीर माहौल तो नहीं होता ना, मनोरंजन भी चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसी महल के बीच धमार शैली ने जन्म लिया। ब्रज के लोक संगीत होरी और प्राचीन चरचरी प्रबंध से इसकी उत्पत्ति हुई। 15वीं-16वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर और नायक बैजू ने इसे बनाया। ये ध्रुपद से बिल्कुल अलग है। राधा कृष्ण की होली पर आधारित श्रृंगार रस से भरा हुआ। इसे 14 मात्रा की धमार ताल में पखावज के साथ गाते हैं। आड़ी तिरछी लयकारियां होती हैं। लेकिन इसमें एक नियम है, तानों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। सही कहा। पर ध्रुपद और धमार के बाद गायकों को आजादी की जरूरत महसूस हुई, अपनी कल्पना को उड़ने के लिए। और यहीं से ख्याल गायन का युग शुरू हुआ। फारसी शब्द ख्याल का अर्थ ही है कल्पना या विचार।
ध्रुपद के कठोर नियमों से आजादी। 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने इसे प्राचीन रूपक शैली से परिमार्जित किया। 15वीं सदी में सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने प्रोत्साहन दिया और 18वीं सदी तो इसका स्वर्ण युग था। हाँ, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में सदारंग और अदारंग ने हजारों बंदिशें रची। ख्याल की अपनी दुनिया है। इसकी गति को 2 भागों में बांटा गया है, विलंबित और द्रुत। विलंबित यानी बड़ा ख्याल, बहुत धीमी लय, मींड, गमक और बोल आलाप से राग को आकार दिया जाता है। इसे एक ताल, झूमरा या तिलवाड़ा में गाते हैं। और फिर आता है द्रुत ख्याल यानी छोटा ख्याल, जो मध्य या तेज लय में होता है। सरगम, बोलतान और तेज तानों का चरमोत्कर्ष। त्रिताल, एक ताल या झपताल में। और ख्याल की इस परंपरा को घरानों ने ही तो पाला पोसा है। बिल्कुल, घराने तालीम के वटवृक्ष हैं। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन है। फिर आगरा, जयपुर, किराना और पटियाला घराने आए। हमें दिग्गज स्वर मिले। पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अमीर खां, विदुषी किशोरी अमोनकर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। ख्याल तक आते आते आजादी मिल गई थी, पर संगीत अब मानवीय भावनाओं और श्रृंगार के और करीब आ गया। हाँ, और यहीं से ठुमरी और दादरा का जन्म हुआ। ठुम यानी ठुमकना और री यानी रिझाना। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ। ये भाव प्रधान और श्रृंगारिक है, संयोग वियोग का चित्रण। इसमें बोल बनाव और खटका मुर्की का बहुत सुंदर प्रयोग होता है। इसके 2 अंग हैं, पूरब अंग जो लखनऊ बनारस से है और पंजाब अंग। राग भी मीठे होते हैं, भैरवी, खमास, पीलू, और तालें होती हैं दीपचंदी, अद्धा, जत। और इसके बाद आता है दादरा, जो ठुमरी से भी अधिक चपल है और लोक संगीत से जुड़ा है। प्रायः ठुमरी के बाद ही गाया जाता है। इसमें छोटे बोल होते हैं। 6 मात्रा की दादरा ताल और कहरवा ताल में। तो अगर हम आज के इस चर्चा का संक्षेप में निष्कर्ष निकालें तो देखते हैं कि कैसे प्रबंध से ध्रुपद निकला, फिर धमार, फिर ख्याल और अंत में ठुमरी दादरा। कैसे युगों, रसों और तालों के माध्यम से इन्होंने अपनी पहचान बनाई। ये प्राचीन सामवेद की नादधारा है जो निबद्ध और अनिबद्ध के तटों से गुजरकर आधुनिक राग तक पहुंची। सच में एक अद्भुत सफर है और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर संगीत वैदिक मंत्रों के कठोर नियमों से निकलकर ठुमरी की उन्मुक्त भावनाओं तक पहुंच सकता है, तो डिजिटल ध्वनि के इस आधुनिक युग में गायन शैली का अगला विकास क्या होगा? सोचने वाली बात है। क्या प्राचीन होम स्वर भविष्य की तकनीक में अपना कोई नया अवतार लेगा? ये तो समय ही बताएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।